तेनालीराम और सुनहरी तोते की पहेली। विजयनगर साम्राज्य की सुबह हमेशा की तरह सुनहरी धूप से नहाई हुई थी। महल के बगीचे में फूल खिले थे, फव्वारों से पानी छलक रहा था और पक्षियों की मधुर चहचहाट गूंज रही थी। लेकिन आज राजा कृष्णदेव राय के चेहरे पर कुछ अलग ही उत्सुकता थी। दरबार में खबर पहुंची थी कि पड़ोसी राज्य के राजा ने एक अनोखा तोहफा भेजा है। एक सुनहरी तोता जो बोल सकता है और पहेलियां पूछता है। दरबार में एक बड़ा सा सुनहरा पिंजरा लाया गया। अंदर बैठा तोता सचमुच सोने जैसा चमक रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और पंखों पर हल्की सी लाल रेखाएं थी। तोते ने आते ही कहा, सलाम महाराज कृष्णदेव राय। मैं कोई साधारण तोता नहीं हूं, बल्कि पहेलियों का महारथी हूं। दरबार में हलचल मच गई। राजा मुस्कुराए, वाह, हमें तो ये देखना है कि तुम्हारी पहेलियों का जवाब कौन दे सकता है। तोते ने कहा, मेरी पहेली का जवाब अगर कोई नहीं दे पाया तो मुझे वापस भेजना होगा और अपने राज्य की एक अनमोल वस्तु भी देनी होगी। राजा ने चुनौती स्वीकार की। तोते ने अपनी पहली पहेली पूछी, ऐसी चीज बताओ जो बिना पंख के उड़ती है, बिना पैरों के दौड़ती है और किसी के हाथ में रुकती नहीं। दरबारी सोचने लगे, कोई हवा बोल रहा था, कोई समय। तेनालीराम चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। तेनालीराम ने कहा, इसका जवाब है समय। ये उड़ता है, दौड़ता है और किसी के हाथ में नहीं रुकता। तोता बोला, सही जवाब। तोते ने दूसरी पहेली पूछी, ऐसा कौन है जो पानी में रहता है लेकिन हमेशा प्यासा रहता है। दरबारियों ने फिर अलग अलग जवाब दिए, मछली, कछुआ, कमल का फूल। लेकिन तोता हर बार सिर हिलाता रहा। तेनालीराम ने जवाब दिया, नारियल। वो पानी में तैरता है लेकिन उसका पानी बाहर से उसे नहीं छू पाता। तोते ने ताली बजाई, वाह, एकदम सही। अब तोते ने सोचा, ये तेनालीराम तो आसानी से जवाब दे देता है, अब मैं मुश्किल डालता हूं। उसने पूछा, ऐसी चीज बताओ जो टूटने के बाद भी काम करती है और जितनी ज्यादा टूटे उतनी ही उपयोगी बन जाए। दरबार में सन्नाटा था। तेनालीराम बोले, अंडा। जितना टूटेगा उतना ही उससे चूजा निकलेगा या खाना बनेगा। तोता थोड़ा परेशान हुआ लेकिन हंसते हुए बोला, सही, लेकिन अब मैं तुम्हें असली पहेली देता हूं। तोते ने चौथी पहेली पूछी, अगर मैं कहूं कि मैं सच में सोने का नहीं हूं तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं या सच। दरबार में हर कोई चकरा गया। अगर वो सच में सोने का नहीं है और सच बोल रहा है तो वो सच है, लेकिन अगर वो सच में सोने का है और कह रहा है कि नहीं हूं तो वो झूठ है। तेनालीराम ने हंसकर कहा, यह पहेली नहीं, चाल है। असल में तुम पंखों पर सोने का रंग चढ़ाए हुए साधारण तोते हो और तुम्हें यहां भेजा गया है ताकि हम शर्त हार जाएं और अपना अनमोल रत्न दे दे। तेनालीराम ने आदेश दिया कि तोते को नहलाया जाए। जैसे ही तोते पर पानी डाला गया, उसका सुनहरा रंग बहने लगा और नीचे से हरे पंख नजर आने लगे। राजा मुस्कुराए, वाह तेनालीराम, तुमने न सिर्फ पहेलियां सुलझाई बल्कि तोते की चाल भी पकड़ ली। तोता असली में पड़ोसी राज्य का प्रशिक्षित पक्षी था जिसे पहेलियों के बहाने भेजा गया था। राजा ने तेनालीराम को सोने की थाली में मिठाइयां और अनमोल रत्न देकर सम्मानित किया। तेनालीराम ने हंसते हुए कहा, महाराज, सोने की थाली तो ठीक है, लेकिन कृपया इस तोते को भी पिंजरे में मिठाई दे ताकि उसे भी समझ आ जाए कि चालाकी से ज्यादा मिठास काम आती है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। मोरल, सीख, चालाकी और धोखे से जीतने की कोशिश करने वाला हमेशा पकड़ा जाता है, लेकिन सच्चाई और बुद्धि से किया गया काम हमेशा सम्मान दिलाता है। राजा के अनमोल मोती की चोरी, तेनालीराम का हल। विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के पास एक अनमोल मोती था। वो मोती सिर्फ सुंदर ही नहीं था, बल्कि कहा जाता था कि वह उनके पूर्वजों की निशानी और राज्य की समृद्धि का प्रतीक था।
राजा उस मोती को एक खास सोने के डिब्बे में महल के भीतर रखवाते थे। एक दिन जब राजा दरबार खत्म कर अपने कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने देखा सोने का डिब्बा खाली था। राजा का चेहरा तमतमा उठा। ये कैसे हो गया? ये तो किले की सबसे सुरक्षित जगह थी। चोरी की खबर और अफरातफरी। पूरे महल में हड़कंप मच गया। पहरेदारों से पूछताछ हुई, नौकरों के कमरे खंगाले गए, यहां तक कि महल का हर कोना टटोला गया, लेकिन मोती का कोई पता नहीं चला। राजा ने गुस्से में कहा, अगर 3 दिन में मोती नहीं मिला तो जिम्मेदारों को कठोर सजा दी जाएगी। जब तेनालीराम को खबर मिली तो वो दरबार पहुंचे। मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, अगर अनुमति दें तो मैं इस चोरी का रहस्य 24 घंटे में सुलझा दूंगा। राजा, तेनाली, ये मजाक का समय नहीं है। तेनाली, महाराज, मैं मजाक नहीं कर रहा। बस मुझे आपकी सेना का एक ड्रम, थोड़ी रस्सी और दरबार का खुला हॉल चाहिए। राजा ने अनुमति दे दी, लेकिन दरबारी फुसफुसाने लगे, ये जरूर कोई पागलपन करने वाला है। अगले दिन तेनालीराम ने दरबार में राजा के सभी विश्वसनीय सेवक, पहरेदार और रसोइये को बुलाया। सबके सामने एक बड़ा लकड़ी का ड्रम रखा गया। तेनाली ने गंभीर आवाज में कहा, यह ड्रम कोई साधारण ड्रम नहीं है, ये सच बोलने वाला ड्रम है। जो भी चोर इसके अंदर हाथ डालेगा उसका हाथ अपने आप काला हो जाएगा। सब लोग चौंक गए। तेनाली ने एक एक कर सभी को ड्रम में हाथ डालने को कहा। सबके हाथ साफ निकले, लेकिन तेनाली ने देखा कि एक आदमी, महल का एक रसोइया, बहुत हिचकिचा रहा है। तेनाली ने तुरंत कहा, तुम सबसे पहले डालो। वो रसोइया डरते डरते आगे आया, लेकिन हाथ डालते ही तुरंत बाहर खींच लिया। तेनाली ने उसके हाथ को देखा और मुस्कुराया। महाराज, यही है चोर। राजा हैरान रह गए, लेकिन ड्रम ने इसका हाथ काला नहीं किया। तेनाली ने हंसते हुए कहा, असल में ड्रम में कोई जादू नहीं था। मैंने बस अंदर थोड़ा सा काजल लगा दिया था और बाकी हिस्से को साफ रखा था। ईमानदार लोग बिना डर के हाथ पूरे अंदर डालते हैं, जिससे काजल लग जाता है। लेकिन चोर सोचता है कि कहीं हाथ काला न हो जाए, तो वो ऊपर से ही छूकर निकल जाता है, और यही डर उसे पकड़वा देता है। रसोइये ने डर के मारे सब कबूल कर लिया। उसने मोती अपने कमरे के छिपे हुए बक्से से निकालकर राजा को सौंप दिया। राजा ने राहत की सांस ली। तेनाली, तुमने मेरी सबसे कीमती चीज और मेरी नींद दोनों लौटा दी। राजा ने तेनालीराम को सोने की एक थाली इनाम में दी। तेनाली ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ये इनाम तो मैं लूंगा, लेकिन एक शर्त पर। अब से महल की सुरक्षा से ज्यादा विश्वास पर ध्यान दिया जाए। राजा ने हामी भरी और दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मोरल, सीख, चोरी पकड़ने के लिए हमेशा ताकत या हथियार की जरूरत नहीं होती। कभी कभी थोड़ी सी चालाकी ही काफी होती है। डर इंसान को सच बोलने से पहले ही पकड़वा देता है। तेनालीराम और अदृश्य चोर की पहेली। विजयनगर के राजमहल में सुबह का समय था। सूरज की सुनहरी किरणें महल की दीवारों पर चमक रही थी। पक्षियों की चहचहाट गूंज रही थी और महल के बगीचों में माली फूलों को पानी दे रहे थे। मगर इस शांति के बीच एक अजीब हलचल थी। राजा कृष्णदेवराय का चेहरा गंभीर और बेचैन था। दरबार के सभी मंत्री, रक्षक और दरबारी एक दूसरे को शक की नजर से देख रहे थे, क्योंकि महल के खजाने से एक अनमोल हीरे का मुकुट गायब हो गया था। हैरानी की बात यह थी कि चोरी रात में हुई थी और पहरेदारों ने कुछ भी असामान्य नहीं देखा। राजा ने कड़क आवाज में कहा, यह कोई साधारण चोर नहीं, ये चोर अदृश्य है। वो महल के सबसे सुरक्षित हिस्से में गया, खजाने का ताला खोला और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। सारे मंत्री घबराए हुए थे। तभी राजा ने आदेश दिया, तेनालीराम को बुलाया जाए। अगर कोई इस पहेली को सुलझा सकता है तो वो वही है। थोड़ी देर बाद तेनालीराम अपने हमेशा के चुटीले अंदाज में दरबार में आया।
राजा ने सारी घटना बताई और कहा, तेनाली, ये चोर न तो दीवार फाद कर आया, न ही दरवाजा तोड़कर। लगता है कि वो अदृश्य है। तुम ही बताओ, अब क्या करें? तेनालीराम मुस्कुराया और बोला, महाराज, अदृश्य तो सिर्फ हवा और भगवान होते हैं। बाकी सबको कहीं न कहीं से पकड़ा जा सकता है। मैं 3 दिनों में चोर को ढूंढ निकालूंगा, लेकिन मुझे कुछ स्वतंत्रता और प्रयोग करने की अनुमति चाहिए। राजा ने तुरंत सहमति दी। तेनालीराम ने सबसे पहले खजाने वाले कक्ष का निरीक्षण किया। उसने हर कोने को सूंघा, छुआ और देखा। फिर उसने कुछ अजीब काम शुरू कर दिए। खजाने के दरवाजे के सामने हल्दी का पाउडर बिखेर दिया। दीवार के पास एक लंबा पतला धागा बांधा। दरवाजे के ऊपर एक मिट्टी का घड़ा उल्टा टांग दिया, जिसमें रंगीन पाउडर भरा था। मंत्री आपस में फुसफुसाने लगे। ये आदमी चोरी पकड़ रहा है या होली की तैयारी कर रहा है? तेनाली ने बस मुस्कुरा दिया और कहा, कल सुबह सब समझ आ जाएगा। पहली रात महल में सन्नाटा था। पहरेदारों को सख्त आदेश था कि किसी को अंदर न जाने दे। तेनाली खुद भी छिपकर एक कोने से नजर रख रहा था। आधी रात के करीब अचानक खजाने के दरवाजे से हल्की सी खड़खड़ाहट हुई। तेनाली ने ध्यान से देखा। कोई इंसान नजर नहीं आ रहा, लेकिन हल्दी के पाउडर पर पैरों के निशान बनने लगे। तेनाली ने सोचा, चोर अदृश्य नहीं है, बस खुद को छिपाने में माहिर है। तभी ऊपर से मिट्टी का घड़ा गिरा और चोर पर लाल पाउडर फैल गया। लेकिन हैरानी की बात, दरवाजे पर तो पाउडर गिरा, मगर कोई आकृति नहीं बनी। चोर भाग निकला और तेनाली ने सिर्फ उसके पैरों के लाल निशान देखे, जो खिड़की की तरफ जाते थे। सुबह तेनाली ने राजा को बताया, महाराज, चोर अदृश्य नहीं है, बल्कि उसने एक खास चाल अपनाई है। वो ऊंचे लकड़ी के खंभों पर चल रहा था, ताकि उसकी परछाई और शरीर दोनों न दिखें। और उसने शरीर पर एक चमकदार तेल लगाया है, जिससे पाउडर चिपकता नहीं। राजा ने हैरानी से पूछा, फिर भी तुमने उसे क्यों नहीं पकड़ा? तेनाली ने शांति से कहा, क्योंकि मुझे उसके ठिकाने का पता चाहिए था। आज रात वह दोबारा आएगा और इस बार हम उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। दूसरी रात तेनाली ने दरवाजे के सामने एक मोटी, पारदर्शी मछली पकड़ने वाली जाल बिछा दी। जाल में बहुत पतले कांटे थे, जो दिखते नहीं थे। आधी रात को वही आवाज फिर हुई। इस बार जैसे ही चोर ने खजाने के दरवाजे के पास कदम रखा, उसके पैर जाल में फंस गए। वो छटपटाने लगा और उसी समय तेनाली और पहरेदारों ने मशाले जला दी। सभी ने देखा, वो महल का ही एक पुराना रसोइया था, जो अदृश्य होने की अफवाह फैलाकर सबको डराता था। उसके पास एक विशेष तेल था, जिसे लगाकर वो पाउडर और रोशनी दोनों से बच जाता था। राजा के सामने चोर ने कबूल किया, महाराज, मैं गरीब हो गया था और सोचा कि अगर लोग मुझे अदृश्य चोर मानेंगे तो मैं आसानी से चोरी कर पाऊंगा। मैंने रात में पहरेदारों को डराने के लिए आवाजें निकाली और शरीर पर तेल लगाकर किसी भी निशान से बचा। राजा ने गुस्से में कहा, तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन तेनाली ने कहा, महाराज, इसने चोरी की है, लेकिन इसकी चालाकी भी काबिले तारीफ है। इसे सजा के साथ साथ ईमानदारी से काम करने का मौका दें। इसे महल की सुरक्षा टीम में रखिए, ताकि अगली बार कोई और अदृश्य चोर न बन सके। राजा ने तेनाली की बात मान ली। कहानी की सीख। तेनाली ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अदृश्य चोर जैसी कोई चीज नहीं होती। हर रहस्य की चाबी होती है, धैर्य, ध्यान और दिमाग। राजा ने हंसते हुए कहा, और हमारे दरबार में उस चाबी का नाम है तेनालीराम। सीख। डर और भ्रम अक्सर चोर का सबसे बड़ा हथियार होते हैं। दिमाग और धैर्य से हर पहेली सुलझाई जा सकती है। कभी कभी सजा के साथ सुधार का मौका देना भी जरूरी होता है। तेनालीराम और लोभी सेठ। विजयनगर नगर का माहौल हमेशा चहल पहल से भरा रहता था। बाजार में रंग बिरंगे कपड़े, मसालों की खुशबू और ठेलों पर मिठाइयों की कतार।
लेकिन इस चहल पहल के बीच एक आदमी था जो अपनी कंजूसी और लालच के लिए पूरे नगर में बदनाम था। सेठ धनाराम। धनाराम के पास सोने चांदी के ढेर थे, लेकिन वो न तो गरीबों की मदद करता, न ही किसी मेले त्योहार पर दान देता। उल्टा वो अपने नौकरों को आधा खाना खिलाता और ग्राहकों से दाम दोगुना वसूलता। एक दिन राजा कृष्णदेवराय के कानों में ये बात पहुंची। राजा ने गुस्से में कहा, ऐसे लोभी लोग समाज का नुकसान करते हैं, हमें इसे सबक सिखाना होगा। राजा ने तुरंत तेनालीराम को बुलाया। तेनालीराम दरबार में आया तो राजा ने कहा, तेनाली, ये सेठ अपने लालच के कारण नगर में बदनाम हो गया है। लोग उसकी दुकान से खरीदना तक पसंद नहीं करते, लेकिन वो अपनी आदतें नहीं छोड़ रहा। तुम उसे ऐसा सबक सिखाओ कि वो खुद सुधर जाए। तेनालीराम मुस्कुराया, महाराज, लोभी इंसान के लिए सबसे बड़ा झटका तब होता है जब उसका लालच ही उसके लिए मुसीबत बन जाए। आप मुझे 3 दिन का समय दे। राजा ने सहमति दे दी। अगले दिन तेनालीराम ने भेष बदलकर सेठ की दुकान पर प्रवेश किया। उसने साधारण कपड़े पहने थे और हाथ में एक पुराना थैला था। तेनाली ने सेठ से कहा, सेठ जी, मेरे पास एक अनमोल वस्तु है, लेकिन इसे बेचने के लिए मुझे ऐसा व्यापारी चाहिए जो इस पर अच्छा दाम दे सके। सुना है आपसे बड़ा व्यापारी कोई नहीं। सेठ की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, शायद ये मूर्ख आदमी किसी खजाने को सस्ते में बेच देगा। उसने मिठास भरी आवाज में कहा, अरे, आप तो मेरे मेहमान हैं, दिखाइए क्या है। तेनाली ने थैले से एक चमकता हुआ बड़ा सा पत्थर निकाला। वो साधारण पत्थर था, लेकिन उस पर हल्का सुनहरा पॉलिश किया गया था ताकि वो सोने जैसा लगे। तेनाली बोला, ये एक जादुई पत्थर है। अगर इसे चावल के बर्तन में रखा जाए तो चावल कभी खत्म नहीं होते, लेकिन ये रहस्य सिर्फ मेरे परिवार को पता है। सेठ की आंखें और फैल गई। उसने मन ही मन सोचा, अगर ये पत्थर मेरे पास आ जाए तो मैं चावल बेचकर पूरी जिंदगी मुनाफा कमा सकता हूं। सेठ ने नाटक किया, भाई, ये तो साधारण पत्थर लगता है। तेनाली ने जवाब दिया, सेठ जी, आप जानकार हैं, लेकिन मैं इसे आपको सस्ते में नहीं दूंगा। अगर चाहिए तो 500 सोने के सिक्के देने होंगे। सेठ ने थोड़ी सी नकली नाराजगी दिखाई और बोला, अरे, बहुत महंगा है, लेकिन चूंकि आप अच्छे इंसान लगते हैं, मैं 400 सिक्के दे देता हूं। तेनाली ने थोड़ी सोचने का नाटक किया और हामी भर दी। सौदा पक्का हो गया। जैसे ही तेनाली पत्थर देकर सिक्के लेकर चला गया, सेठ ने तुरंत अपने नौकरों को आदेश दिया, जल्दी एक बड़े बर्तन में चावल डालो और ये पत्थर उसके बीच में रख दो। पूरा दिन सेठ इंतजार करता रहा। अगले दिन सुबह बर्तन में झांका, चावल उतने ही थे जितने उसने डाले थे। उसने सोचा, वाह, चावल तो सचमुच खत्म नहीं हो रहे। सेठ ने और भी चावल डालकर बर्तन को भर दिया और हर ग्राहक से ऊंचे दाम वसूलते हुए बेचना शुरू किया। कुछ दिन तक सब ठीक चला, लेकिन एक हफ्ते बाद बर्तन में चावल में छोटे छोटे कीड़े निकलने लगे और बदबू आने लगी। सेठ हैरान रह गया। उसने पत्थर को उठाकर देखा, वो तो बस पॉलिश किया हुआ साधारण पत्थर था। तभी उसके नौकर ने बताया, सेठ जी, ये पत्थर रखते ही चावल खराब होने लगे थे, लेकिन आप इतने खुश थे कि किसी ने बताने की हिम्मत नहीं की। सेठ गुस्से से लाल हो गया और तेनाली को ढूंढने निकला। सेठ दरबार में पहुंचकर चिल्लाने लगा, महाराज, इस आदमी ने मुझे धोखा दिया। राजा ने तेनाली से पूछा, क्या यह सच है? तेनाली मुस्कुराया, महाराज, मैंने इसे कहा था कि ये पत्थर बर्तन में रखो, चावल खत्म नहीं होंगे। और सचमुच चावल खत्म नहीं हुए, बल्कि सड़ गए। इसका कारण लोभ है, जो किसी भी अच्छे अनाज को सड़ा देता है, चाहे वो अनाज हो या इंसान का दिल। राजा ने हंसते हुए कहा, सेठ धनाराम, तुम्हारा लालच ही तुम्हें मूर्ख बना गया। तुमने बिना जांचे परखे मुनाफा कमाने की कोशिश की और खुद नुकसान कर बैठे।
सेठ ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया और कहा, महाराज, अब मैं अपनी आदत बदलूंगा और लोगों के साथ ईमानदारी से व्यापार करूंगा। तेनाली ने अंत में कहा, महाराज, लोभ वो बीमारी है जो इंसान को सोचने समझने की शक्ति से वंचित कर देती है। जो इंसान संतोष नहीं करता, उसका अंत हमेशा खाली हाथ होता है। सीख, लालच में किया गया कोई भी सौदा अंत में नुकसान पहुंचाता है। संतोष ही असली संपत्ति है। चालाकी से सिखाया गया सबक अक्सर जीवन भर याद रहता है। तेनालीराम और नकली साधु का भेद खोलना। विजयनगर में एक दिन अजीब घटना हुई। नगर के बाहर एक साधु का डेरा लगा था। लोग कह रहे थे वो चमत्कारी साधु है, उसके पास जो भी जाता उसकी मनोकामना पूरी हो जाती। कोई धन चाहता तो अगले दिन पैसे मिलते, कोई बीमारी से छुटकारा चाहता तो 2 दिन में ठीक हो जाता। धीरे धीरे साधु की शोहरत इतनी फैल गई कि शहर के बड़े लोग भी उससे मिलने लगे। राजा कृष्णदेवराय के कानों में भी ये खबर पहुंची। कुछ मंत्रियों ने कहा, महाराज, साधु के पास अलौकिक शक्ति है, उन्हें महल बुलाकर आशीर्वाद लेना चाहिए। राजा ने सहमति दी। अगले दिन साधु को दरबार में बुलाया गया। साधु लंबा भगवा चोला पहने, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में चमकता त्रिशूल लेकर आया। उसकी चाल में इतना आत्मविश्वास था कि सब उसकी तरफ देखने लगे। राजा ने आदर से कहा, स्वामी जी, सुना है आपके पास अद्भुत शक्तियां हैं। साधु ने धीमी, गंभीर आवाज में कहा, महाराज, मैं जो भी कहता हूं वो सच होता है। दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ ने कहा, ये सचमुच चमत्कारी लगते हैं, लेकिन तेनालीराम चुपचाप साधु को देख रहा था। उसकी नजर साधु के पैरों पर पड़ी। महंगे चमड़े के जूते थे जिन पर सुनहरी नक्काशी थी। तेनाली ने सोचा, असली साधु इतने महंगे जूते पहनकर क्यों घूमेगा? अगले दिन तेनालीराम ने भेष बदलकर साधु के आश्रम का रुख किया। वो साधारण ग्रामीण बनकर पहुंचा और बोला, स्वामी जी, मेरे खेत में बार बार चोर आ जाते हैं, कृपया कोई उपाय बताइए। साधु ने आंखें बंद की, कुछ मंत्र बुदबुदाए और कहा, आज रात एक दीपक खेत के बीच रख देना, चोर पास नहीं आएगा। तेनाली ने धन्यवाद दिया, लेकिन मन ही मन हंस पड़ा। वो जानता था ये साधु सिर्फ मनगढ़ंत बातें कर रहा है। उसने अगली योजना बनाई। तीसरे दिन तेनाली दरबार में आया और राजा से बोला, महाराज, मैं साबित कर सकता हूं कि ये साधु नकली है, लेकिन मुझे आपकी अनुमति और थोड़ी तैयारी का समय चाहिए। राजा ने तुरंत अनुमति दी। तेनाली उसी शाम साधु के पास गया और बोला, स्वामी जी, मैंने सुना है आप किसी भी आदमी का अतीत बता सकते हैं। कल मैं अपने एक मित्र को भेजूंगा, उसका अतीत बताकर दिखाइए। साधु ने हंसते हुए कहा, यह तो मेरे लिए खेल है। अगले दिन तेनाली ने एक गरीब किसान को साफ सुथरे कपड़े पहनाकर भेजा। किसान के हाथ में एक बर्तन था जिसमें बहुत कीमती चांदी के सिक्के थे। साधु ने किसान को देखते ही कहा, तुम पहले बहुत धनवान थे, लेकिन अब गरीब हो गए हो। किसान ने सिर झुका लिया। तभी तेनाली चिल्लाया, महाराज, देखिए, ये आदमी तो हमारे गांव का ही गरीब किसान है। साधु ने इसे देखकर अंदाजा लगाया और गलती से उल्टा बोल गया। राजा ने साधु की तरफ देखा। क्या ये सच है? साधु घबराने लगा। तेनाली ने आगे कहा, महाराज, इस साधु के पास कोई शक्ति नहीं है। ये लोगों की बातें सुनकर और कपड़े देखकर अंदाजा लगाता है, फिर भविष्यवाणी का नाम देकर धोखा देता है। कल रात मैंने इसके एक साथी को बाजार में कीमती जड़ी बूटियां बेचते देखा, जो ये लोगों से चमत्कार के नाम पर लेता है। राजा का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, इस धोखेबाज को नगर से बाहर निकाल दो और जो धन इकट्ठा किया है वो गरीबों में बांट दो। साधु शर्मिंदा होकर सिर झुकाए चला गया। लोगों ने राहत की सांस ली। तेनाली मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, नकली लोग हमेशा चमक दमक में रहते हैं, असली साधु सादगी में पहचाने जाते हैं। सीख,
बाहरी चमक दमक देखकर किसी की सच्चाई पर विश्वास नहीं करना चाहिए। धोखेबाज कितनी भी चालाकी कर ले, सच सामने आ ही जाता है। जब बीरबल ने गधे पर बैठाकर राजा को खुश कर दिया। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बड़े चुपचाप बैठे थे। चेहरे पर मुस्कान तो दूर, माथे पर शिकन थी। मंत्रीगण और दरबारी डर डर कर इधर उधर देख रहे थे। आखिर हुआ क्या है? बीरबल धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, जहां पनाह, आज बादशाह सलामत की आंखों में बादल क्यों छाए हैं? अकबर ने आप भरते हुए कहा, बीरबल, दिल बहुत भारी है, कुछ ऐसा करो कि दिल हल्का हो जाए, हंसी भी आ जाए और मन भी खुश हो जाए। तुरंत ही बाकी मंत्री अपनी अपनी कला दिखाने लगे। कोई कविता सुनाने लगा, कोई नाच गाना, कोई जोकर बन गया, पर अकबर का चेहरा वैसे ही सख्त बना रहा। अकबर बोले, बीरबल, कुछ ऐसा कर कि मैं हंसते हंसते पेट पकड़ लूं। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, आपकी हंसी अब से आधे घंटे में आ जाएगी, लेकिन जो देखेंगे वो दरबार में किसी ने कभी नहीं देखा होगा। दरबार के लोग चौंक गए। बीरबल क्या करने वाला है? बीरबल बाहर गया और थोड़ी देर में वापस लौटा, लेकिन उसके पीछे पीछे एक गधा आ रहा था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, अगर आप इस गधे पर बैठ जाए तो आपको ऐसा मजा आएगा कि सारी उदासी उड़नछू हो जाएगी। पूरा दरबार हक्का बक्का। क्या बादशाह सलामत गधे पर बैठेंगे? अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, क्या तुम मजाक कर रहे हो? बीरबल मुस्कुराया, नहीं जहां पनाह, इसमें कोई अपमान नहीं, बस एक अनोखा अनुभव है। थोड़ी सोच विचार के बाद अकबर ने हामी भर दी और फिर अकबर साहब गधे पर बैठ गए। गधा भी जैसे समझ गया कि उसकी आज शाही जिम्मेदारी है। धीरे धीरे दरबार में चक्कर लगाने लगा। दरबारियों की हंसी छूटने लगी। कोई मूंछ दबा रहा था, कोई पगड़ी, ताकि बादशाह की नजर न पड़े। बीरबल ने मजाकिया अंदाज में कहा, जहां पनाह, देखिए, आज दिल्ली के सबसे ताकतवर इंसान और सबसे जिद्दी जानवर की जोड़ी बनी है। गधा चलते चलते अचानक बैठ गया और अकबर धीरे से उसके गले में लिपटकर गिरने से बचे। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर खुद भी हंसते हंसते दोहरा हो गए, बीरबल, ये तो वाकई अद्भुत था, मैं कई दिनों बाद इतना हंसा हूं। अकबर ने कहा, सिख। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, कभी कभी खुशी किसी बड़ी चीज से नहीं, बल्कि एक छोटे और साधारण अनुभव से आती है। बस हमें उसे अपनाने का साहस चाहिए। अकबर ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि असली बादशाह वो है जो कभी कभी गधे पर भी बैठ सके। जब बीरबल ने पानी में तैरता बिस्तर बनाया। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल गर्मी के दिनों में महल के बाग में टहल रहे थे। धूप इतनी तेज थी कि दोनों पसीने से तरबतर हो गए। अकबर बोले, काश ऐसा बिस्तर होता जिस पर हम पानी के ऊपर लेटकर आराम कर पाते। दरबारियों ने यह सुनकर सोचा कि यह तो नामुमकिन काम है, लेकिन बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, यह काम मुश्किल जरूर है, मगर असंभव नहीं। अकबर ने चुनौती भरे अंदाज में कहा, ठीक है बीरबल, अगर तुमने पानी में तैरता बिस्तर बना दिया तो इनाम मिलेगा, वरना सजा भी तय रहेगी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, 3 दिन का समय दीजिए। अगले दिन बीरबल ने बढ़ी और मछुआरों को बुलाया। उसने लकड़ी का हल्का मगर मजबूत चौकोर फ्रेम बनवाया। फ्रेम के नीचे बड़ी बड़ी हवा से भरी मटकी और सूखी कद्दू की बोतलें बांध दी, ताकि वो पानी में डूबे नहीं। ऊपर मोटी बांस की चटाई और नरम कपड़े बिछा दिए। पूरा बिस्तर नदी किनारे ले जाकर पानी में रखा गया तो वो तैरने लगा। लोग ये देखकर हैरान थे कि बिस्तर पानी में डूबे बिना स्थिर खड़ा है। तीसरे दिन बीरबल ने अकबर को नदी किनारे बुलाया। अकबर पहले तो हिचकिचाए, लेकिन बीरबल ने कहा, जहां पनाह, एक बार बैठकर देखिए। अकबर सावधानी से बिस्तर पर लेट गए। धीरे धीरे लहरें बिस्तर को झूले की तरह हिला रही थी।
ठंडी हवा, पानी की मीठी आवाज और झूलने का आनंद पाकर अकबर आंखें मूंदकर मुस्कुराने लगे। वाह बीरबल, ये तो किसी स्वर्ग से कम नहीं, अकबर ने कहा। दरबारी भी इस अद्भुत नजारे को देखकर ताली बजाने लगे। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने आज गर्मी को मात दे दी और हमें भी खुश कर दिया। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, सही दिमाग और थोड़ी मेहनत से मुश्किल काम भी आसान हो सकता है। मोरल, असंभव सिर्फ सोच में होता है, समझ और प्रयास से